बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक और बड़ा रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था इंट्रा पार्टी इंतखाबात को करदम करार देने का और बल्ले का निशान वापस लेने का, वो आज पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। ये बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ के वकला ने इसे बड़ा रिलीफ करार दिया है। अब होने क्या जा रहा है कि क्या बल्ले का निशान जो है वो 8 फरवरी तक बरकरार रहेगा और क्या इस फैसले का असर जो है वो इलेक्शन पर तो नहीं पड़ेगा। इससे कबल भी आपके इल्म में है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जिसके तहत DROs और ROs की ट्रेनिंग रोक दी गई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सख्त एक्शन लिया था और ये कहा था कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। देखते हैं इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला चैलेंज करता है नहीं करता, और अगर चैलेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को क्या रिलीफ मिल सकता है। इसके साथ हम बात करेंगे कि नून लीग, पीपल पार्टी और दीगर सियासी जमातों की जो इलेक्शन कैंपेन है वो अभी तक प्रॉपर शुरू नहीं हुई और ना ही नून लीग की तरफ से कोई मंशूर का ऐलान किया गया है, ना पीपल पार्टी ने अपने मंशूर का ऐलान किया है। ये कन्फ्यूजन क्यों हो रही है और ये हेडल्स क्यों आ रही हैं यूँ यूँ इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीनियर तजज़ियाकार शौकत प्राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में। प्राजा साहब वेलकम सर। और हमें सर नज़ीर लुगारी साहब ने ज्वाइन किया है स्काइप पे, वो हमारे साथ होंगे। और फिर हमें ज्वाइन करेंगे हाफिज़ एहसान अहमद साहब, सीनियर कानूनदान हैं, तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। मैं सबसे पहले सर नज़ीर लुगारी साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। आज जो फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का, आप इसको कैसे देखते हैं कि फैसला तो आ गया, बल्ला बहाल हो गया, लेकिन क्या इसका असर कोई इलेक्शन पर पड़ सकता है? नहीं, इलेक्शन पर असर तो पड़ेगा अगर ये बल्ले का निशान बरकरार रहता है। मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है जी। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं अब भी ये समझता हूँ और पहले भी समझता रहा हूँ कि जो 1918 में लाडला था वो अब भी लाडला है, और ये जो कुछ भी किया गया उसकी पॉपुलरिटी को, उसकी मकबूलियत को और बढ़ाने के लिए किया गया। अच्छा, अभी लाडला है? मैं अभी ये समझता हूँ कि वो अब भी लाडला है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उस हाइब्रिड सिस्टम से दस्तबरदार नहीं हुई है जिसके तहत एक 5th जनरेशन वार की बात की गई थी। वो अब भी उसी मनसब पर, उसी मकाम पर, उसी जगह पर मौजूद है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और वो इसके लिए बड़े नतायज हासिल करना चाहती है। मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तान के हक में कितने मुफीद होंगे, कितने मुफीद नहीं होंगे। पाकिस्तान अब उस सूरत हाल में चला जा रहा है वापस जहां पर 1970 1971 में था। अब आप इस साथ बहुत सी चीजों को मिलाकर जब देखेंगे तो फिर बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि पाकिस्तान सलामत रहे, वफाक बाकी रहे, और मैं दुआ कर सकता हूं कि तमाम सूबे जो हैं वो पाकिस्तान के साथ एक साथ रहें, यकजहती रहें। और ये जो हाइब्रिड सिस्टम के तहत लाए गए साबिक वजीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का मनसूबा बनाया गया है। तो मुझे बहुत से खदशात, मैं कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, मेरे सामने पाकिस्तान टूटा है, मैंने खुद देखा है पाकिस्तान टूटते हुए, तो मुझे तकलीफ भी होती है और मुझे बहुत से खदशात भी होते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। बिल्कुल, पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। प्राइस साहब, आपने इस फैसले को देखा, आज ही रिट हुई और आज ही रिट जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई और आज ही फैसला आ गया, तो कैसे देख रहे हैं इसके फैसले को? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। एक तो आपने इसको भी उसी DRO ROs के फ़ैसले को सस्पेंड करने के साथ बात की। मुझे याद है उस शाम में आपके शो में था तो मैंने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन होंगे। ठीक है, लेकिन आज मामला मुख्तलिफ है। ठीक है, आपने लगारी साहब की अभी बात सुनी, कॉशियस बात कर रहे हैं, और 2-3 दिन पहले जब साइफर केस का फ़ैसला आया, ज़मानत हुई अबानी चेयरमैन की, तो उस दिन भी ये आईब्रोज रेज हुई कि जी कभी लाडला के तौर पे मुसल्लत किया गया उसको और फिर मासूम कह के अब मुसल्लत किया जा रहा है। तो एक एप्रीहेंशन है उसमें। व्हाट इफ देखें ना, साइफर एक बड़ा सीरियस केस था जो हमें बताया गया था कि इससे
मुल्की सलामती ब्रीच हुई, खारजा पॉलिसी को इंडीड नुकसान तो पहुंचा। करते हैं, आपको पता है कि साइफर क्या होता है। इंडीड नुकसान पहुंचा खारजा पॉलिसी को। हमारे डिप्लोमेट्स पे अब कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि हम कुछ भेजेंगे और वो जो है ना वो उसको इस तरह हवा में लहराया नहीं जाएगा, आपका ट्रस्ट ब्रीच हुआ। बस इसके बावजूद जमानत हो गई। अभी दो केसेस और हैं, एक है तोशा खाना और दूसरा है वो 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड वाला। जी जी। अगर साइफर में जमानत हो सकती है तो तोशा खाना में तो कुछ भी नहीं है उसमें। तोशा खाना केस तो इतना बड़ा केस नहीं है। इतना बड़ा केस नहीं है। फिर 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का वो तो कह देते हैं कि हमारी जेब में तो पैसे नहीं आए ना, पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हैं, वो उधर से उठा के उन्होंने ऑर्डर भी कर दिए कि गवर्नमेंट एक्सचेकर में चले जाएं। तो जो लगारी साहब बात कर रहे हैं, जो फरमा रहे हैं, इमेजिन के आज रिहाई हो जाए तो 2/3 नहीं 3/4 हो जाएगी मेजॉरिटी, ऐसे ही है। क्योंकि कहा गया कि जी वो देखें हमारे बंदों को पेपर छीने गए, यानी एक ऐसा हवा बनाया गया, 2,500 कैंडिडेट भी उन्होंने नहीं ऐसा हवा बनाया गया जैसे इनके एक बंदे के पेपर जमने हुए, ये 3,500 किधर से आ गए बंदे, किस किस के पेपर छीने गए। तो एक साइकोलॉजिकल उस वॉर में साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन देने के लिए एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है जो जिसकी बुनियाद पर उनके मतलूबा नताइज तो हासिल हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क का बड़ा नुकसान होता है। यानी यही जो पेपर छीनने वाले जो विजुअल चलाए गए, पूरी दुनिया में तासुर आया कि पता नहीं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक ग्रिम में। एक चीज़ और, मसलन वो आ जाते हैं तो ये फिर क्या टीटीपी को खुली छुट्टी हासिल हो जाएगी, फिर जो मुआहदे कर रहे थे उनके साथ वो आगे बढ़ेंगे क्या, फिर जो टीटीपी के 40,000 फाइटर्स की पाकिस्तान में सेटलमेंट थी, ये बड़े बड़े सवालात हैं जो इलेक्शन के बाद जिनका हमें जवाब भी देना है, जिनको भुगतना भी। और अब भी पाकिस्तान फेस कर रहा है जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, चेक पोस्टों पर जो हमले हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा। लगारी साहब जो नुक्ता उठाया प्राइस साहब ने कि जो चीज़ें चल रही हैं और जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो क्या लग रहा है, क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं सर? देखें, हम बहुत डसे हुए ना हालात के। जी जी। आपको याद है कि फार ईस्ट में ताइवान के करीब तूफान उठा 1 नवंबर 1970 को। जी जी। और वो 3-4 दिन में चलता रहा। 5 को उसने आकर खलीज बंगाल को हिट किया और उसके हिट करते ही 5 लाख अफराद अपनी जान से गए मशरकी पाकिस्तान में। और वहां की लीडरशिप जो थी, जो मेजॉरिटी बड़ी पार्टियां थी, नेशनल अवामी पार्टी थी मौलाना बादशाह की, अताउर रहमान की पार्टी थी, मौलवी ए के फजलुल्लाह की पार्टी थी, और ये वो पार्टियां थी जो पाकिस्तान बनने के बाद लगातार इक़्तिदार में रही थी। अवामी लीग कोई अवामी मुस्लिम लीग बनी थी जो उसने बनाई थी जनाब सोहरवर्दी ने, और वो मुस्लिम लीग से ही अलग हुई थी, लेकिन जो बड़ी पार्टी थी वो शेर बंगाल की पार्टी थी और भाषानी साहब की बड़ी पार्टियां थी। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट ने तय किया था, ये अयूब खान ने तय किया था कि पाकिस्तान को, मशरकी पाकिस्तान को साथ नहीं रखना है। उसने वो जनरल जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब में लिख दिया है ना कि जी मुझसे कहा अयूब खान ने, जाओ बंगालियों से बात करो और कहो कि वो अलग हो जाए। ठीक है। वली खान ने कहा है, अपनी किताब में लिखा है, अयूब खान ने खुद अपनी डायरियों में लिखा है कि हम उसको अलग करना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहते हैं हमें नहीं मालूम है। सही है। वो इमरान खान कह चुका है कि मुल्क के 3 टुकड़े होने की बात हो रही है। मुझे नहीं मालूम है कि पाकिस्तान की हैयत मुक्तदरा जो है वो क्या चाहती है, उसका पेश नजर क्या है। वो जो इसको पॉपुलर बनाने के लिए किसी ने काम नहीं किया। मैं ये कहता हूँ नतायज कुछ भी होंगे कि इसको पॉपुलर किया है एस्टेब्लिशमेंट ने। जो आइन की जगह पर एक और आइन लिखा गया, जिस तरह से 2 जज साहबान ने, जस्टिस जो है वो 2 जज साहबान ने, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान ने लिखा कि एक और आइन तश्कील दिया जा रहा है जब आप 20 अरकान असम्बली के वोट को भी खत्म कर रहे हैं और उनकी सीट को भी खत्म कर रहे हैं, तो एक नया आइन लिख रहे हैं। मगर लिखा गया ताकि इसकी पॉपुलरिटी और बढ़े, और मुसलसल इक़दाम ऐसे किए जा रहे हैं और आज के इस फैसले के बाद तो इक़दाम हो रहे हैं। आप इसका मतलब यह है कि अगर जिस एजेंडे की वो बात कर चुके हैं, क्या हम उस एजेंडे की तरफ खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खास, क्या उस तरफ बढ़ रहे हैं? हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और क्या एस्टेब्लिशमेंट उसके बाजू के तौर पर काम कर रही है? ये एजेंडा किसका है, कौन है सब? जी लगारी साहब देखें ना, जैसे अभी बात हो रही थी कि एक हाइब्रिड वार जो है वो सामने हमारे के
आप सोशल मीडिया पर कंपेन करते हैं जी कि हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स को कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, छीन के भाग रहे हैं, ये हो रहा है वो। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के उतरे हैं और सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के ही कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। तो फिर ये जो सोशल मीडिया वार है ये कहाँ तक जाएगी? ये सोशल मीडिया वार भी इस्टेब्लिशमेंट लड़ रही है ना। ये आपका क्या ख्याल है कि कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट आकर लड़ रहे हैं? ये किसी और ने किया है? ये तमाशा करने वाले कौन है जो जाकर किसी एक शख्स के कागजात छीन रहे थे ताकि तमाशा बने, ताकि उसके फोटो बने, ताकि उसके बना बताया जाए कि ये इलेक्शन जो है वो छीने जा रहे हैं इनके साथ। सर ये भी तो हो सकता है सर, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि वो उनके अपने बंदे हों जो कागजात छीन के भाग रहे हों। किसकी क्या अपने बंदे भी तो उन्हीं के हों। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उनके अपने बंदे उनके नहीं हो सकते हैं क्या? जी वो उनके नहीं हो सकते हैं क्या? वो खुद जो अडयाला जेल में जो बैठा है वो उनका नहीं हो सकता है क्या? भाई पाकिस्तान में क्या कह रहे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? हमें अब बहुत अफसोस है, हमें इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। जी अगर यकीन बहुत अफसोस है, हमें दुख हो रहा है इस बात। सही है। प्राय साहब, लुहारी साहब बड़े दुख की बात कर रहे हैं कि कभी हालात जो है वो कुछ और होते हैं, कभी किसी को लाडला का खिताब मिलता है, कभी किसी को खिताब मिलता है, कभी कोई आ जाता है। तो पॉलिटिक्स है, तमाम सियासी जमातें आज़ाद हैं अपनी सियासत करने में। तो आपको लग रहा है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है ये स्टेबल गवर्नमेंट होगी, या जो मुस्लिम लीग नून अगर आती है या पीपल पार्टी आती है या PDM 2 आता है, तो क्या स्टेबिलिटी होगी मुल्क के अंदर? ये बहुत बड़ा सवाल है और हमारे कॉन्टेक्स्ट में यही एक सवाल है जी कि क्या मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर इकानमी कैसे ठीक होगी? ऐसे ही इकानमी ठीक करनी है, दुनिया से जो कर्ज मांगते हैं हर वक्त जाकर हर एक आदमी, और वो फिर नखरा भी करते हैं। $1 अरब के लिए 16 महीने हमारी 15 महीने हमारी हुकूमत मिन्नतें करती रही, बड़ी मुश्किल से वो मिल गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी इंटरनल डायनामिक्स हैं उसमें तो फिर वो स्टेबल गवर्नमेंट वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं बनता नज़र आ रहा, क्योंकि इतनी फाइट हो रही है और कोalition अगर बनती है PDM 2 आपने कहा, तो कोalition तो इनबिल्ट वीक होती है, इनहेरेंटली वीक होती है। वो बड़े फैसले, मसलन अगर पीपल्स पार्टी नून लीग की बनती है तो PI कैसे प्राइवेटाइज होगी? फिर जो SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये कैसे प्राइवेटाइज होंगे? क्योंकि दोनों पार्टियों का इस पे फंडामेंटल डिफरेंस है। एक पार्टी मुकम्मल सेल आउट करना चाहती है, दूसरी पार्टी के मंशूर में नहीं है कि हम कौमी इदारों को हम बेचें। वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का कभी कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो अगर कोalition बनती है तो फिर तो भूल जाएं कि आपके यहाँ स्टेबिलिटी आएगी या आप एक स्टेबल सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर हर वक्त वो खींचातानी, धमकियाँ, पैर निकालना। लेकिन अब मेजॉरिटी तो किसी को मिलती नज़र नहीं आती। बेसिकली तो पंजाब 141 सीट्स के साथ NA सीट्स की बात कर रहा हूँ। अब उसमें इतने फैक्टर आ गए, पीपल्स पार्टी फैक्टर है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फैक्टर है, उसमें काफ लीग का मामला है, उसमें मुस्लिम लीग खुद अपने अभी एक हल्के पे उनके अपने इख्तलाफात आए हुए हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स को किसी हिकमत के साथ, किसी सोच के साथ, किसी तदबीर के साथ हल करना पड़ेगा, वरना जिन खतरात का लगारी साहब इजहार कर रहे हैं या फोरसी कर रहे हैं, वो खतरात तो मंडला रहे हैं हमारे सर के ऊपर। देखा ना, नून लीग ने भी तो सियासी इत्तेहाद शुरू किए हैं और बना रहे हैं सियासी इत्तेहाद। MKM के साथ हो गई, JUFA उनके साथ चल रही है, बाकी जमातें BAP जो है उनके साथ चल रही है। तो बाकी जो किंग्स पार्टी बाकी जो बची होंगी तो यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर लूज एक इत्तेहादी हुकूमत बनती है जिसमें चूं का मुरबा हो, 15-20 जमातें हों, मसलन पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ, आखिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो लिस्ट दी है 26 कौमी असम्बली की सीटों की लिस्ट दी है, 15 भी उनके जीत जाएं, 15 इज अ ह्यूज नंबर। फिर पीपल्स पार्टी की कुछ 5-7 सीटें, 10 सीटें, 15-20 सीटें पंजाब में या किसी और सूबों में, तो मसाइल फिर बढ़ेंगे इस तरह। चलें भाई साहब, आपसे बात हम रखेंगे जारी। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि सियासी जमातें जो हैं उनका बयानिया किस हद तक कामयाब जा रहा है। इलेक्शन करीब हैं और हर बंदा अपना बयानिया जो है वो आवाम के सामने रख रहा है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि
ये बयानिया किस तरफ जा रहा है। लघारी साहब, सर मुझे ये फरमाइएगा कि मंशूर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ नून लीग का, मंशूर अभी तक नहीं दिया पीपल पार्टी ने, गो के जलसे जुलूस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नून लीग की कैंपेन जो है शुरू नहीं हुई। पीपल पार्टी ने जलसे किए हैं, लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि हम 27 दिसंबर से बाज़ाब्ता कैंपेन का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो जो चीज़ें आपको सामने लग रही हैं सर, अवाम में बात कुछ और होती है और अंदर कुछ बात कुछ और होती है, तो ये बयानिया क्या चल रहा है सर? एक तो ये कि कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत है जी जी, और शायद पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श से अपनी कैंपेन का आगाज करे। ठीक है। और PMLN जो है वो अब सूरत हाल समझ रही है कि 31 सितंबर का फैसला ठीक था या नहीं था, और मियां नवाज शरीफ को मुल्क में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। ये अब शायद दोबारा इसको रिविजिट भी कर रहे हैं और दोबारा इसको सोच भी रहे हैं। और जो हालात हैं, जो भी सामने आते हैं, बाज़ दफ़ा चीज़ें इस तरह से सामने आ जाती हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट, पाकिस्तान के हुक्मरान अशराफिया, पाकिस्तान की ताकत के मराकज़, उनका इंटेंशन क्या है, ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। और पाकिस्तान की अदलिया भी बहुत सी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। हमें लगता है कि जस्टिस मुनीर, जस्टिस मौलवी मुश्ताक, जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस बहुत से और इस तरह से जस्टिस शाहद हसन खान सारे के सारे मौजूद हैं, इफ्तिखार चौधरी भी शायद मौजूद हैं। ये सारी सूरत मौजूद है जिनकी वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो पैदा भी हुआ और उसने ज़्यादा इसको बढ़ाया भी है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मुझे नहीं, मैं देख रहा था, आज इत्तेफाक है कि मैं देख रहा था कि काबुल या अफगानिस्तान किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, और इन हालात में आगे बढ़ रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो उन्होंने एक बड़ी तवील नहर निकाल दी है। फिर काबुल को मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ में वो शामिल कर रहे हैं, नया फेज उसका सामने आ रहा है। हम नई बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, नई तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें खींच कर बांधा जा रहा है एक ऐसी जगह पर। अब भी शायद पार्लियामेंट की कोई हैसियत हो ना हो, मुझे नहीं मालूम पार्लियामेंट की क्या हैसियत होगी, किसको लाकर बिठाते हैं। और अगर अपने पुराने लाडले को फिर लाया जा रहा है तो पाकिस्तान का क्या होता है, नए लाडले को लाया जाता है तो पाकिस्तान का क्या होता है। हमें बहुत से सवाल आते हैं, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अब हमें सवाए दुख के और कोई चीज नहीं हो रही है। सिस्टम को चलने देना, आप अपने तौर पर चलने दें, अपने जिस तरह से ताकत के मराकज मुदाखलत करते हैं सियासत में आकर और चीजों को उलट फेर करते हैं, तो फिर हर चीज उलट फेर हो जाती है। तो लघारी साहब, बयानिया, मैं उसी तरफ वापस आऊँगा आपके पास कि बयानिया जो है वो क्या है? नून लीग का अभी तक मंशूर जो है उसका ऐलान नहीं हुआ, और ना ही पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपने मंशूर का ऐलान किया है। नहीं, वही कह रहा हूं मैं, वो उनके पास नई चीज कहने के लिए क्या हो सकती है। असल बात यह है कि क्या वो मैशत को मुस्तहकम कर सकते हैं? जो मैशत ऐसी है, एक बंदा जिसको फंसना चाहिए था इस सूरत हाल में, उसको तो बाल की तरह निकाल कर एक तरफ किया जा रहा है ना। जी जी। अब जो वो सादा सलेट के साथ आएगा, हालांकि जितना पाकिस्तान इस हाल को पहुंचा है वो साबिक वजीर आजम इमरान खान की वजह से इस हाल को पहुंचा है। जी जी। और ये बाकायदा आकर इजाफा किया, जो बाकी PDM की हुकूमत थी उन्होंने उन हालात में इजाफा किया था। उससे तो कोई नहीं पूछने वाला है, बात ही नहीं करेगा। भाई वो मजलूम है बेचारा, वो तो जेल में है बेचारा, बेचारा 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 है, वो तो बेचारा है बेचारा, उसको तो कुछ नहीं कहे ना, वो तो बेचारा है बेचारा, वो तो 9 मई के बाद भी बेचारा है। लघारी साहब, हमें हाफिज एहसान अहमद साहब ने ज्वाइन कर लिया है, सीनियर कानूनदान हैं, तजियाकार हैं। हाफिज साहब, वेलकम टू द शो सर। मुझे बताइएगा, अभी बात हम कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला, आपकी भी राय जानना चाहूँगा कि पहले पेशावर हाई कोर्ट से ही ऑर्डर आए कि 21 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं करना। फिर जब फैसला हो गया तो वो फैसला सीधा जाता है पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट में ही रिट लगती है, रिट समाअत के लिए मंजूर होती है, और फिर सेम डे फैसला भी आ जाता है, और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया जाता है। तो आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर दो तरह से मामला थे। एक मामला ये था कि जिस तरफ आपने इशारा किया, और उसके बाद फिर एक डायरेक्शन सी गई पेशावर हाई कोर्ट से कि आप इस चीज़ का फ़ैसला करें,
और वो फैसला करने की जो डेट थी वो आपकी 23 दिसंबर तक उन्हें हाई कोर्ट ने कहा था। अब 23 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक 5 मेंबर्स बेंच ने एक फ़ैसला किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 209 है उसके नीचे जो हमने सर्टिफिकेट इशू करना है सब सेक्शन 3 के अंदर, वो हम इशू नहीं कर रहे। और उसके अंदर उन्होंने 4 बुनियादी तौर पर रीज़न्स दी। एक उन्होंने रीज़न्स ये दी कि आपका अपना जो पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर जो लगाना था इस सारे प्रोसेस का, जो एक 23 नवंबर का एक ऑर्डर था कि आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं और 2 दिसंबर को पीटीआई ने अपने इलेक्शन करवाए, तो वो जो इलेक्शन कमिश्नर का प्रोसेस है वो पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, जिसको पीटीआई के लॉयर्स ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे एडमिट किया और कंसीड किया। और उन्होंने कहा कि चूंकि एक शॉर्ट पीरियड था, उस पीरियड के अंदर जो था हमारे पास टाइम नहीं था और उन्होंने उस वायलेशन को एक्सेप्ट किया। दूसरा उसके अंदर जो क्वेश्चन ये आया कि इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट थी वो करनी होती है सेक्रेटरी जनरल ने, जो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है पीटीआई का। तो वो अगला ये था कि क्या जो इस वक्त पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं उनका जो अपॉइंटमेंट अपना प्रोसेस था वो कानून के मुताबिक जो पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक था या नहीं, उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे कंसीड किया गया। और तीसरा ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो अभी भी इलेक्शन कमिश्नर थे वो कोई और शख्स थे, ये जो मौजूदा पीटीआई के इलेक्शन कमिश्नर वो नहीं थे। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि ना आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है, ना सेक्शन 206 के मुताबिक आपने किया है, तो आपने जो सेक्शन 209 1 या 2 के नीचे आपने जारी किया है हम उसके मुताबिक सेक्शन 209 3 के अंदर जारी नहीं करते। और जब सेक्शन 209 3 का सर्टिफिकेट जारी नहीं होता तो उसके अंदर फिर ये है कि सेक्शन 215 के अंदर आपको इलेक्शन सिंबल्स जो है वो नहीं मिलता। अब इस चीज़ को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज किया गया है। आज जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया उसके अंदर 2 चीज़ें जो हैं वो अनयूजुअल हुई हैं। एक ये हुआ है कि जनरली पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन आती हैं उनको डिवीजन बेंच सुनता है, और ये प्रैक्टिस जो है जो उनके हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर है वो पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट, सिर्फ 2 ऐसी हाई कोर्ट्स हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट जिसके अंदर सिंगल बेंच जो है वो सुनते हैं। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो उन्होंने जजमेंट सस्पेंड किया वो सिंगल बेंच ने किया और मामला फिर डिवीजन बेंच की तरफ भिजवाया है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का रियलाइज था कि इसकी जो अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है वो हमारे डिवीजन बेंच के अंदर है। अब वो जो सस्पेंशन ऑफ जजमेंट आई है उसका पीटीआई को जो है वो बल्ले के निशान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई लीगली फायदा नहीं है, चूंकि उस वक्त जो 209 के नीचे ऑर्डर किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने सर्टिफिकेट देने से इनकारी किया है। अब अगर मामला है फुल हेयरिंग के अंदर जाता है और 3 डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं आती फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो पीटीआई को सेक्शन 215 के नीचे बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। नंबर 1 ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए हाई कोर्ट ये होल्ड करेगी कि जो पीटीआई ने अपना सर्टिफिकेट दिया है 209(1) के नीचे कि उनका प्रोसेस जो है वो फॉलो हुआ है, उसको हम बिल्कुल ठीक मानते हैं। नंबर 2 जो सेक्शन 209(3) के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज किया है वो गलत है, मेलाफाइडी, हम उसको सेट असाइड करते हैं। और तीसरा फिर स्पेसिफिक डायरेक्शन ये है कि सेक्शन 215 के अंदर जो है पीटीआई को इलेक्शन सिंबल्स जो है वो दिया जाए। अब अगर इन तीनों के अंदर कोई भी एक एब्सेंस होती है किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, तो उसको पीटीआई जो है उसका कोई लीगली उसका एडवांटेज नहीं आएगा और मामला जो है इसी तरह लटकता रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है सर जो डिवीजनल बेंच है अब इस जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उसके बाद ही ये समाअत होगी, तो डिवीजनल बेंच में फिर जाहिर बात इलेक्शन कमीशन में जाएगा, वो भी अपना मौका पेश करेगा, तो वहाँ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या जो है वो देखें। चीज़ ये है कि मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा था कि आज को जाना पड़ेगा। नहीं, आज भी इसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर नोटिस कर दिया जाता तो बड़ा अप्रोप्रिएट है, चूँकि 13 जनवरी तक आपने इलेक्शन सिंबल्स को फाइनल करना है। चूँकि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने इलेक्शन सिंबल्स की डेट है वो 13 जनवरी है, उस दिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट जो है या जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट इशू करेगा कि ये हमारा कैंडिडेट है और रिटर्निंग ऑफिसर उसको उस पार्टी का सिंबल जो है वो अलॉट करेगा। तो उसके अंदर अभी 14-15 दिन थे। दूसरा उसके अंदर जिस तरफ आपने इशारा किया डिवीजन बेंच की तरह, अब डिवीजन बेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ में आपको बताऊं कि कभी भी कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर जो है वो हाई कोर्ट्स नहीं जाती, वो पॉइंट ऑफ लॉ पे बात करती हैं। और ये बेसिकली बुनियादी तौर पर जो पॉइंट से उसको पीटीआई ने कंसीड किया है, तो बड़ा मुश्किल ये है कि पेशावर हाई कोर्ट जो है इस कंसीड
प्रोसीडमेंट के होते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को सेट असाइड करे। और अगर ये कर दिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक अपील है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगी। और मेरा ख्याल ये है कि ये मामला जो है ये अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा कि क्या सेक्शन 206, 208, 209, 215 की इंटरप्रिटेशन क्या है। और वो भी फैसला मेरा ख्याल ये है कि अगर ये सारा प्रोसेस अर्ली होता है तो 13 जनवरी 2024 से पहले ये सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई पाबंद नहीं है कि आज की सस्पेंशन के बाद अपने वेबसाइट के ऊपर ये इशू कर दे कि पीटीआई के जो ऑफिस बैरियर्स हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनका पार्टी सिंबल्स जो बदले का निशान है, जिस तरह 2 दिन पहले उन्होंने पार्टीज की लिस्ट इशू की थी। ऐसे ही है। प्राय साहब मुझे ये बताइएगा, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ कि पहले लोहारी साहब फरमा रहे थे कि नून लीग का बयानिया, पीपल पार्टी का बयानिया किस तरफ जा रहा है, तो मियाँ साहब के जो बयानात हैं उससे कुछ नाराज़गी का जो है वो एलिमेंट भी आ रहा है कि शायद कोई नाराज़गी चल रही है या कोई नाराज़गी है, या इसलिए वो थोड़ा सा उनकी जो टोन है या उनके जो बयानात हैं वो आ रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, कोई अंदर खाने को बातचीत कोई ख़राब तो नहीं हो रही या कोई कहाँ जा रही है? नाराज़गी किसके साथ? मुझे आपकी नाराज़गी जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है। मसलन किसके साथ? मसलन जो है कभी वो हिसाब किताब, मैं आपको बताता हूँ कि कभी वो हिसाब मांगते हैं, कभी वो हिसाब की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं जी कि नहीं जो है वो फलां, कभी कारगिल और कभी 93 और कभी कहीं थे। तो मामला है क्या, किस तरफ जा रहा है? नहीं तो क्या जो ये बातें हैं ये नहीं हुई? आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, लगारी साहब भी माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 12 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था? अगर मियाँ साहब कहते हैं तो वो कोई गलत कह रहे हैं, या 2017 में जो कुछ हुआ, सो बल्कि 14 से ले लें, धरना आया 2017 में, जिस तरह से हीरे चुन चुन कर वो JIT बनाई गई, व्हाट्सएप पे JIT बनी। तो अगर तो कोई ये डिनाई करता है कि ये नहीं हुआ मियाँ साहब के साथ, तो फिर तो हम बात ही नहीं करते, फिर तो हम कोई आर्गुमेंट ही नहीं दे सकते। लेकिन अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये सारा कुछ हुआ मियाँ साहब के साथ, तो मियाँ साहब फिर उस बारे में बात तो करेंगे, क्योंकि 93, 99, 2017 हुआ तो वही, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। लेकिन उस वक्त ना मसलन 93 में ये ना मायूसी थी या मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं थी। इवन 2017 में भी ऐसा कोई माजरा नहीं था। जिस हालात में अब हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, वो तो हम बिल्कुल ही कहते हैं ना किसी किनारे पे खड़े हुए हैं, और उस किनारे के आगे इतनी डिच है, और एक साइड पे डिच है, दूसरी साइड पे डार्क टनल है। तो क्या हमने वो जो पुरानी गलतियां हैं वही करके बाहर निकलना है, या फिर हमने चूंकि एक लाइन ड्रॉ कर ली है, हमने उस लाइन पे जाना है? ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान को, जो मैं जब कहता हूँ पाकिस्तान को, मैं अरबाब अख्तियार की बात कर रहा हूँ। इस वक्त अरबाब अख्तियार आपको पता ही है कि निगरान हुकूमत तो नहीं है ना, ये उनको सोचना है कि पाकिस्तान को किधर लेके जाना है। देखिए ना, जावेद लतीफ़ का बयान मैं आपको बताता हूँ कि जूं नवाज शरीफ बाहर निकल रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि खिलाफ होना शुरू हो गई। नहीं, चीज़ें खिलाफ, देखें चीज़ें खिलाफ हों या ना हों, मियाँ साहब को भी तो आते ही केस ख़त्म हो गए ना। मियाँ साहब को जिस चीज़ पे PTI वाले भी एतराज़ करते हैं कि अदालत चल के एयरपोर्ट पे गई, या आज हम पेशावर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, यही बातें PTI वाले लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के बारे में क्या कहते थे? वो कुछ और मायूब से अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए चीज़ों को इन टोटलिटी हम देखें तो हर एक को पता है मसला क्या है, हर एक को पता है उसका हल क्या है। लेकिन यहाँ पर ज़िद, ईगो इतनी मुसल्लत हो जाती है अपनी सोच के ऊपर, अपनी नज़रों के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर, कि शायद हम उस रास्ते का तयन नहीं कर पाते कि किधर लेके जाना है। बिल्कुल, मुल्क के लिए जो है वो ना ख़त्म करनी पड़ेगी, और मुल्क को अगर चलना है तो फिर सबको साथ लेकर चलना होगा, और जो है वो तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन करीब है और सियासी जमातें अपना अपना बयानिया जो है वो आवाम के सामने रख रही हैं। लगारी साहब, मुझे ये बताइएगा सर कि 8 फरवरी 2024 इलेक्शन होने जा रहे हैं, और मैंने भी यही सवाल रखा था प्राइस साहब के सामने भी, वो आपके सामने रखता हूँ कि
मंजरनामा क्या आपको लग रहा है, सामने क्या चीज़ आ रही है, किस तरफ गवर्नमेंट जो है वो वही पीडीएम पार्ट 2 आएगा या कोई ऐसी गवर्नमेंट आ सकती है जो फैसले कर सके? मतलब ये कि फर्ज करते हैं, हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि पीटीआई को 3/4 मेजॉरिटी मिल जाती है, फिर वो क्या करेगी? वो आ जाए इक़्तिदार के अंदर तो पाकिस्तान के बड़ा मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव कंडीशन, पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव कंडीशन तो यही रहेंगे। वो सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि अपने तमाम मुखालफिन को उठाकर जेलों में डाल दें या उनको अज़ियत खानों में मुंतकिल कर दें। उसके अलावा वो क्या कर सकेंगे? पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए उनके पास कौन सा फार्मूला होगा और किस तरह से संभालेंगे? जिस तरह से ये हवा बनाई जा रही है और मुसलसल बनाई जा रही है को हो भाई बंदा क्या बंदा है भाई, यानी ये असल में हवा ये बनाई जा रही है। हमारी अदालतें, हमारे इदारे, हमारे ताकत के मराकज़ एक ही किस्म की चीज कर रहे हैं जिसका नतीजा अल्टीमेटली बेनिफिशरी उसका वो माजी का लाडला होता है जो अब भी कहीं ना कहीं लाडला है। बल्कि मैं ये समझता हूं कि लाडले से दस्तबरदारी नहीं हुई है और अच्छा उनको मेजॉरिटी मिल जाती है। और दूसरा मंजरनामा ये है कि पीएम ऐलान आ जाती है और उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो एक अक्सरियती जमात के तौर पर आती है, तो वो क्या कर लेगी? अकेले सर पर पीपल्स पार्टी जाती है, वो क्या कर लेगी? अकेले सर पर। तो मेरे ख्याल में करने के लिए इस असेंबली के अंदर करने के लिए ये होगा कि अगर आप इस टेंशन को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं, अगर इस कशीदगी को बरकरार रखते हुए आगे रखते हैं जो साबिक वजीर आजम ने इमरान खान ने पैदा की थी, अगर इसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो फिर बहुत से हादसा के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि मुल्क के अंदर बहुत से हादसा होंगे और वो हादसा आपको जुग्राफियाई हादसा का भी शिकार होना पड़ सकता है और किसी और किस्म के भी हादसा का शिकार होना पड़ सकता है। डिफॉल्ट की तरफ भी आप जा सकते हैं, बहुत से और मसाइल भी आपके लिए पैदा हो सकते हैं। असल बात यह है कि माई बाप जो है, जो यहाँ से बहुत दूर बैठा हुआ, 7 समुंदर पार बैठा हुआ, वो चाहता है क्या है पाकिस्तान के बारे में, उसने क्या सोचा है हमारे बारे में? क्या वो हमारी यकजहती को बरकरार रखने के लिए तैयार है? क्या उसने हमारी किसी ताकत के मरकज से ये तो गारंटी नहीं ले ली है कि हम पाकिस्तान के साथ वो कुछ करना चाहते हैं जो माजी में कर चुके हैं? अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा? मसला ये है कि हमें बहुत से खदशात लाहक हैं। मैं फिर इसरार करके ये कहता हूं कि पाकिस्तान एक कौमी रियासत है, पाकिस्तान एक तारीखी रियासत है। ये ना समझा जाए कि पाकिस्तान 75-76 साल पहले कायम हुआ। मुझे एक ही बात ख्वाजा आसिफ की अच्छी लगी थी कि सिंध और हिंद 2 अलग अलग इकाइयां रही हैं। ये जो हमारा वादी सिंध है पूरे का पूरा वो हमेशा से एक इकाई रहे, तारीखी इकाई रही है और यहाँ पर इक़्तिदार भी इसी तरह से रहा है। अगर इसको आप एक ऐसी रियासत समझें कि जो मसनूई रियासत है, मसनूई रियासत नहीं है। खुदा ना करे ये पाकिस्तान मसनूई रियासत नहीं है जिस तरह से समझा जा रहा है, जिस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान एक तारीखी हकीकी रियासत है, उसको इसे रहने दिया जाए और इसमें तजर्बात का सिलसिला बंद किया जाए और लाडलों को पालने का सिलसिला बंद किया जाए। पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दिया जाए, वो जिस तरह फैसला करने बिल्कुल आवाम ने फैसला करना है। रोहारी साहब, हाफिज साहब, जो अभी निगरान सेटअप चल रहा है और निगरान सेटअप में काफ़ी सारे चीज़ें चल रही हैं, जैसे अफगानियों की या गैर मुल्की जो यहाँ पर थे मुकीम थे उनकी वापसी है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इसी तरह बाकी जो डॉलर्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर SIFC भी बनी। तो पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और दूसरी गवर्नमेंट उसको आके डिसऑन करती है और वो पॉलिसियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कोई और नई पॉलिसियाँ, नए तजर्बात जो जैसे रोहारी साहब फरमा रहे हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी जो है वो कितना ज़रूरी है? आप कितना ज़रूरी इसको समझते हैं कि पॉलिसी जो है वो चलनी चाहिए? हुकूमत चाहे आज किसी की है, कल किसी और की आ जाए, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं कौमी उन्हें चलना चाहिए। देखें जावेद भाई, इसके अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन ममालिक ने भी तरक्की की है उसके अंदर 3 चीज़ें, एक तो ये है कि उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने एज ए रोल मॉडल के तौर पे काम किया है। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि जो उन्होंने प्रोसेस या पॉलिसीज़ को जिन्होंने अडॉप्ट किया है उसको उन्होंने 2, 3 या 4 साल के लिए रखा, बल्कि उन्हें कम अज़ कम जो है वो 15 से 20 साल के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं। और तीसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो वो पॉलिसीज़ जो कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बनती है तो उस चीज़ को उन्हें कंटिन्यू करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर आप ये देख लें, बदकिस्मती की बात यह है कि पहले तो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक हमारी पॉलिसीज़ ही नहीं है। मसलन मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। नंबर 1 ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी का इशू है इसके मुताबिक हमारी ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक पॉलिसी है?
क्या हमने वाटर रिजर्वाइज पे काम किया है? क्या हमने ये जो सारे 94, 95 के IPPs के कॉन्ट्रैक्ट थे इसके मुतल्लिक को पॉलिसी बनाई है? नंबर 2, क्या पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस या जस्टिस सिस्टम का निज़ाम जो है वो जो अंग्रेज़ का दिया हुआ 150 साल पुराना निज़ाम था, जो अब उन्होंने इस इलाके के लोगों को गुलाम बनाने के लिए किया था, क्या हमने उसको स्टेटस को उसको तोड़ने की कोशिश की है? क्या पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जिसकी वजह से असल हर्डल्स आई हुई है कि इस मुल्क के अंदर ना आपको NOC मिलता है, ना इस मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या हमने उस पॉलिसीज़ को बना के उन्हें ब्रेक करने की कोशिश की है? और क्या हमने अपनी यूथ जो है वो 60-70% है उसके लिए हमने क्या काम किए हैं कि जिससे उन्हें ये लगे कि पाकिस्तान के अंदर उनका फ्यूचर है, ये पाकिस्तान हमें आगे लेके जाता है? हमने सिर्फ पैच वर्क के अंदर काम किया हुआ है, पॉलिसीज नाम की तो चीज़ ही नहीं है। आप वर्ल्ड बैंक की या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स निकाल के देख लें, वो हर दफ़ा हमें पॉलिसीज़ के ऊपर कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक बनाएं। अब एक दो जो स्टेप्स जो हैं उनको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। एक SIFC का कि उसके अंदर जो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो पिछली गवर्नमेंट ने जाते जाते बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का लॉ उसके अंदर अमेंडमेंट की और सेक्शन 10A जो उसके अंदर ऐड किया, और उसके अंदर पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, आपकी आर्मी है, उन्होंने एक बोर्ड होकर कोई काम एक्सरसाइज किया। उसके रिजल्ट्स जो हैं वो यील्ड होना शुरू हुए हैं कि कम से कम आपके साथ जो इंटरनेशनल लोग हैं या गवर्नमेंट से वो आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि जिससे ऊपर हम जाके बात करें। दूसरा जो एक आउटस्टैंडिंग हमारा इशू था, जो इलीगल फॉरेनर्स रिपैट्रिएशन प्लान है, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी एक लिखा है। उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान को तकरीबन $450 बिलियन से ज़्यादा इस सारी एक्सरसाइज ने नुकसान पहुँचाया है, जिसमें आपका अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी है, जिसमें आपका जो है वो स्मगलिंग भी है, उससे स्मगलिंग से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइज क्राइम भी है, फिर आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है। तो ये एक जो उन्होंने स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने विद द कॉन्करेंस ऑफ दिस जो हमारी एपिक्स कमेटी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, इससे भी डेफिनेटली जो है वो आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी। और उसमें भी मेरा ये है कि जो हमारी पॉलिसीज मैटर हैं उसके अंदर चूंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जो हैं, आप देखें कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन आपका हो, रेकॉर्डिक हो, उसके अंदर इन्होंने जब उन एरियाज के अंदर डिफरेंट किया तो आप देखें कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट का काम है, अदालत का काम है उसको तशरीह करना, लेकिन गवर्नमेंट का काम ये है कि वो पॉलिसीज बनाए जो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक हो। अगर आप पिछले 10 साल के, सिर्फ मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँ, अगर आप बजट देखें तो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जो है पिछले 15 साल से जो है 2008 की 10 की जो अमेंडमेंट्स आई है सूबों के अंदर गए हैं। आप जरा देखें उनका आउटकम क्या उस चीज का। एक एक सूबा जो है उसका 400 बिलियन रुपीस जो है वो उसका प्रोजेक्ट्स के अंदर जाता है, उसका यील्ड क्या है, रिजल्ट्स क्या है। तो इस चीज को भी हमें गौर करना चाहिए कि जिस तरह हमारे पास पैसे कम है, इस तरह उनकी यूटिलाइजेशन भी जो है उसको हम अच्छे तरीके से करें ताकि पाकिस्तान के आम आदमी की हालत जो है वो बेहतर हो सके। ऐसा टाइम मुझे बताया जा रहा है कि टाइम हमारा कम रह गया। मुझे थोड़ी सी लीगल ओपिनियन आपकी चाहिए कि साइफर केस में बेल हो गई बानी चेयरमैन PTI की, और तोशाखाना केस की जो साथ ही वो मुअत्तल हो गई। अब 2 केस मजीद रह गए हैं, 190 मिलियन पाउंड वाला और तोशाखाना केस तहाइफ वाला। तो क्या लीगल पोजीशन क्या आप समझते हैं कि जैसे भाई साहब ने पहले बात कर रहे थे कि बड़ा केस था साइफर केस, लेकिन उसमें बेल हो गई, अब तो ये छोटे केस नहीं है नैब वाले? देखें, इशू ये है कि जो तोशाखाना वाला केस है या उसके बाद जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उससे पहले जो एक कन्विक्शन जो है वो जो एडिशनल सेशन जज साहब ने की हुई है, उसकी जजमेंट अगर सस्पेंड नहीं आती तो आप डिसक्वालीफाई करते हैं उतनी देर तक 62 या 63 के मुताबिक इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए। अब दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस किया है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा फैसला इसलिए दिया है कि उन्होंने जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी उन्हें न्यूट्रल कहा है। और ये चीज़ें सारा डिपेंड करती हैं जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी सेक्शन 342 के मुताबिक स्टेटमेंट किस तरह देते हैं, या आज़म खान की जो स्टेटमेंट आई है, या असद मजीद की जो स्टेटमेंट आई है, या हमारे फॉरेन सेक्रेटरी किस तरह आई है। चूँकि अदालत ने यह कहा है कि हम ये समझते हैं कि इस सेक्शन के 2 हिस्से हैं। एक सेक्शन ये है कि जो 1 उसका पार्ट ABCD उसके अंदर आपकी डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ये 14 साल है। दूसरा उसका 2 जो है कि अगर आपकी अनइंटेंशन है या आपका उस लेवल पे स्टेट डेंजरस नहीं है तो फिर वो बेलेबल ऑफेंस बनता है। और उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात की, मेरिट्स पे बात नहीं की। अब ये सारी चीज़ें एविडेंस के अंदर आएंगी, किस तरह ट्रायल को ट्रीट करता है, या उनका अपना बयान 342 का किस हद तक होता है, या अगर वो अपने विटनेस लेके आते जाते हैं।
अगर तो उन्होंने सिर्फ इम्यूनिटी क्लेम की कि मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर 248 के अंदर ये कर सकता हूं, तो उनके लिए बहुत बड़ा लीगल चैलेंजेस आएगा, क्योंकि साइफर लॉ के अंदर जो हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है या हमारा आर्टिकल 248 के अंदर जो है ना इम्यूनिटी है ना एक्सेप्शन जो है प्रोवाइड की गई है। और अगर उसके अलावा को आते हैं, और जहां तक नैब केसेस की बात है, वो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट्स हैं जिस तरह उस प्रोसेस को लेके चलती हैं, उसके अंदर डिले है, तो वक्त उसका फैसला करेगा जब आएगा। बट इमीडिएट जिस वक्त इशू है वो है साइफर वाला एक मामला आया है, और दूसरी जो उसके अंदर इस वक्त कन्विक्शन है जिसको सस्पेंशन की तरफ नहीं गए हुए। राय साहब 30 सेकंड मुझे कहा जा रहा है कि मुझे ये बताएं कि इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, मौसम भी कभी कहा जाता है कि मौसम बड़ा ख़राब होगा, बर्फबारी होगी। नहीं, 97 के इलेक्शन फरवरी में ही हुए थे। कभी कहा जाता है कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो, कभी माशी सूरत हाल, तो इलेक्शन पे कोई चीज़ें जो असर तो नहीं करेंगी। नहीं, देखें ना, बड़ा क्लियर हो गया जब दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रीअफर्म किया, तो इसको आप पत्थर पे लकीर ही समझें। इंशाल्लाह पाकिस्तान के इलेक्शन होंगे 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2024 को होंगे। पाकिस्तान को इन इलेक्शन की ज़रूरत है। आपके साथ दुनिया भी इंगेज नहीं कर रही और अंदर भी जो है वो गैर यकीनी सी ऐसे ही है। जब इलेक्शन होंगे तो फिर जारी बात है पूरी दुनिया ही आपसे इंगेज होगी। लोहारी साहब, आप क्या फरमाएंगे? नहीं, इलेक्शन तो 22 फरवरी को होने चाहिए, हर हालत में होने चाहिए, और किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कराएं आप, और इलेक्शन के अंदर अब तक जो मुदाखलत हुई है उसको बंद किया जाए, और फैसला आवाम को करने दें। वो जिसके बारे में फैसला करें उसको इख्तियार दिया जाए। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। और बिल्कुल गारी साहब, बात आपसे मैं करना चाह रहा था लेकिन टाइम ख़त्म हो गया, वक्त कम है। ये था आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, हमने बात की इलेक्शन पर भी, और हमने बात की जो साइफर साजिश केस है और जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर भी बात की। राय आपके सामने रखी है तज्ज़ियाकारों की। फैसला कोर्ट्स ने करना है, अवाम ने करना है इलेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टाइम हो गया।